हेलो दोस्तों, अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स साइंस में सभी का स्वागत है। मैथ्स एंड साइंस में सोशल साइंस की आज चर्चा करते हैं। सोशल साइंस समझते हैं ना, सामाजिक विज्ञान। समाज के ताने बाने को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान को समझना और सामाजिक व्यवस्थाओं को समझना हमारे आप सबके लिए और सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है। देखिए, एक क्लास में देखा होगा सभी जाति धर्म के लोग पढ़ते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम जब भारत में संविधान लागू हो गया, संवैधानिक रूप से सब लोग सारे लोग समान हैं, लेकिन भारत की जो समाज व्यवस्था थी उसमें कई जातियों को निचले स्तर पर रखा गया था, यानी कि बहुत निचले स्तर। जैसे कि आपने SC ST सुन रखा होगा। SC ST शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दीज आर द इम्पोर्टेंस। तो इस सामाजिक ताने बाने में कुछ उच्च जातियाँ होती हैं जिनको हम जनरल कास्ट कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए, आपने आजकल सुन रखा होगा ब्राह्मण, जैसे कि मिश्रा, वाजपेयी, तिवारी, त्रिवेदी, या फिर छत्री जैसे सिंह हो गए, चौहान हो गए, भदौरिया हो गए। ये छत्री और एक तीसरी होती वैश्य। और जो सबसे निचले पायदान पे जाति का क्रम आता है वो होता है जिनको हम शूद्र कहते हैं। शूद्र या सबसे निचले, इसको संविधान में कहीं लिखा नहीं है, बट गांधी जी ने इनको हरिजन कह के संबोधित। क्या कहा था? हरिजन। हरि के जन, यानी भगवान के जन, भगवान के लोगों को हरिजन गांधी जी ने कहा था। और इन जातियों के उद्धार के लिए, जिसको हम SC ST कहते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इस समय भारत सरकार के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड कास्ट लोग रहते हैं, यूपी में। और शेड्यूल्ड ट्राइब का मतलब जनजाति, जो कि जंगलों में रहना पसंद करते थे। धीरे धीरे भारत का सिस्टम या शासन बदलता है तो वो हमारे सामाजिक ताने बाने में भी आ जाते हैं। तो इस चैप्टर का, जिसका नाम है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन इन इंडिया, मतलब किस तरह जातियाँ हाशिए पे चली गई। हाशिए पे जाना, मार्जिनलाइजेशन मतलब हाशिए पे जाना, मतलब एकदम किनारे, समाज से किनारे हो जाना। तो क्या है मार्जिनलाइजेशन? इज द सोशल प्रोसेस ऑफ बिकमिंग और बीइंग मेड मार्जिनल। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी जाति या किसी धर्म को या किसी को एकदम मार्जिन करते, उसको हाशिए किनारे करते जाए, उसको सामाजिक ताने बाने से दूर करते जाए। ठीक है, कई सारे टू रेलीगेट और कन्फाइन टू अ लोअर सोशल स्टेटस और स्टैंडिंग इन अ सोशल हिरार्ची। सोशल हिरार्ची में सबसे नीचे या निचले पायदान वाले लोगों को किनारे करना। द मार्जिनलाइज्ड पीपल आर डिनाइड एनी डिग्री ऑफ पावर। किसी भी तरह के उनको पावर, यानी कि ना सम्मान पाने का, ना अपनी ज़मीन रखने का, ना पूजा करने का, किसी भी तरह का सम्मान, या फिर जो सामाजिक मेले या मंदिर हो गए वहाँ भी आना जाना इनका प्रोहिबिटेड होता था। इट कैन रिजल्ट इन मटेरियल डेप्रीवेशन एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। मटेरियल मतलब इनको जो रिसोर्सेज, जिसमें अधिकार कह सकते हो, वो रिसोर्सेज भी पूरी तरह से इनको मिलते नहीं थे, कम रिसोर्स मिलते थे। इन रिसोर्सेज के कारण वो होता क्या था, जैसे मान लीजिए कोई चमार है। चमार का मतलब पहले होता था चमड़े का काम करने वाला, लेकिन धीरे धीरे चमार का बच्चा भी चमार ही बनना, भले वो दूसरा काम करे। ठीक है, पासवान। अब धीरे धीरे व्यवस्थाओं में, अब जब भारत में संविधान लागू हुआ तो कोई भी जाति का व्यक्ति कुछ भी बन सकता है जो उसकी इच्छा हो। मतलब जाति की व्यवस्था कर्म व्यवस्था पर आधारित हो गई। ठीक, इन आवर सोसाइटी द मेजर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ आर शेड्यूल्ड कास्ट, SCs, शेड्यूल्ड ट्राइब्स
एंड द थर्ड वन इज अदर बैकवर्ड कास्ट, जिसको ओबीसी बोलते हैं, एंड माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज का मतलब हुआ वो जो संख्या में कम है, जैसे कि बौद्ध हो गए, जैन हो गए, मुस्लिम्स हो गए, इनको माइनॉरिटीज कहा गया है। ठीक है, मुस्लिम मतलब भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान में हिंदू लोग सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर में मुस्लिम आते हैं, फिर सिख, जैन, बौद्ध, ये सब आते हैं, तो इनको माइनॉरिटीज कहा गया है, जो संख्या में कम भी तो होते हैं। सिख भी हिंदी में माइनॉरिटीज का मतलब अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या कम होती है। ठीक है, तो शेड्यूल्ड कास्ट के विषय में हम बात करते हैं। द कास्ट विच आर वर फॉर्मली कॉल्ड अनटचेबल इन द सोसाइटी। अनटचेबल मतलब जिसको टच करना, छुआछूत के अकॉर्डिंग, इनको टच करना एक तरह से सामाजिक ताने बाने में लोग कहते थे इनके छुआ पानी, इनका छुआ चीज नहीं लेना चाहिए, ये पहले कहा जाता था, आर कॉल्ड शेड्यूल्ड कास्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिखी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन शेड्यूल्ड कास्ट। भारतीय जो संविधान है उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि ये शेड्यूल है, शेड्यूल कास्ट के लोग ये होते हैं, मतलब भारतीय संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देती है। बट महात्मा गांधी कॉल्ड देम हरिजन्स, महात्मा गांधी ने इन हरिजन्स को, यानी देखो हमें जहाँ तक मेरी जानकारी है, चमार जिसे बोलते हैं, पासवान, चमार पासवान हो गया, रावत हो गए, और भी कई सारी जातियाँ होती जो एससी में आती हैं। ठीक है, महात्मा गांधी कॉल्ड देम हरिजन, दे वर प्लेस्ड ऑन द लोवेस्ट रंग ऑफ द हिंदू सोसाइटी। रंग मतलब होता है जो पायदान जिसे बोलते हैं, सबसे निचले पायदान पे रखा गया। पायदान का मतलब जैसे रंग रंग का मतलब होता है जो सीढ़ी होती, सीढ़ी की जो स्टेप्स होते हैं उसको रंग, मतलब सबसे निचले पायदान में भारतीय समाज या भारतीय हिंदू समाज में सबसे निचले पायदान पे जिनको रखा गया है वो एससी। ठीक है, शेड्यूल टाइप। दे हैड सफर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और वो अपने अधिकार, अपने सम्मान के लिए बहुत सालों से, मतलब सैकड़ों सालों से लड़ रहे हैं। और आपके भीमराव अम्बेडकर भी किसी जात से आते थे, महार कहा जाता था। जैसे हमारे अपने इलाके में चमार कहा जाता है जो चमड़े का काम करते हैं, जूते बनाने का काम करते हैं, उसी तरह महार भी एक शेड्यूल कास्ट थी जो कि पानी भरने का काम, झाड़ू लगाने का काम, या अछूत जात कही जाती थी, अछूत जिसको छूना बुरा माना जाता था, उसी जाति में जन्म लेते हैं महान BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने इस चीज़ का भरसक बहुत विरोध किया और उन्होंने पढ़कर दिखाया, पढ़ा भी, और अपने समाज के लोगों को भी इससे कहा। देखो होता था चमार या चमकार उनको कहा जाता जो ऐसे चमड़े का काम करते थे, ये मांस खाते थे, मांस खाने के साथ साथ उनको मदिरा पान भी करते थे, तो गंदे संदे बने रहते थे, इसलिए कहा जाता इनको छुओ नहीं तो अगर कोई साफ सफाई से रह रहा है, आजकल कहाँ पता चलता है कौन चमार है कौन पासी, को पता चलता है क्या? मतलब ये जब पता चलता है तब पता चलता है, लेकिन आजकल तो समाज में बराबर नहीं। क्या किसी आर्मी में नहीं भर्ती हो रहे हैं क्या चमार? हो रहे हैं कि नहीं? ऐसे हो रहे हैं। बैंक में नहीं हो रहे हैं क्या? स्कूल कॉलेजेस में हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? दे वर हेल्ड इन द लोवेस्ट स्टीम एंड लुक डाउन अपॉन द अदर्स अनक्लीन, क्योंकि वो अनक्लीन रहते थे। एक्चुअली शुरुआत में ब्राह्मण व्यवस्था में हुआ था कि इनको बिल्कुल समाज से, शहर से, गांव से बाहर रखा जाता था। जब गांव से बाहर रहते थे ना वो मंदिर जा सकते थे, ना लोगों के बीच जा सकते थे, तो उनको जो मिला वो करने लगे। मरे हुए जानवर जो रहते उनके चमड़े को निकाल कर, उस चमड़े को बनाकर, उसके सामान बेचकर अपना रोजी रोटी करने लगे। और ये गंदे, अब जब वो बाहर ही रहे तो गंदे तो रहेंगे ना, उनके पास बर्तन थे ना चीज, तो ये जब वो गंदे दिखने लगे तो लोगों ने कहा इनको छुओ नहीं। छूने, देखो छूने से बीमारी तो फैलती ना। जैसे मान लो तुम गंदे हो तो मैं तुम्हें छू लूँ तो मुझे इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्फेक्शन तो किसी से हो सकता है। तो वो पहले थे गंदे लोग या गंदे तरीके से रहते थे, अनसिविलाइज्ड होते। दे लिव्ड आउटसाइड, कि साफ साफ लिखा है, दे लिव आउटसाइड इन द विलेज इन द पास्ट। शुरुआती समय में इनको गांव से बिल्कुल बाहर घर दिया जाता था, और ना ही उनको किसी तरह के, जैसे कोई फंक्शन हो रहा है, शादी विवाह, ये मंदिर में कोई फंक्शन हो रहा है, किसी में इनको शामिल नहीं होने दिया जाता था। दूर जाते तो भगा दिया जाता था, और नहीं जाते तो मारा भी जाता था, गाली गलौज, यहाँ तक कि बच्चों तक को मारा जाता था। मतलब उनकी बेइज्जती भयंकर होती थी। दे वर कंसीडर्ड अन आउटकास्ट ड्यू टू द नेचर ऑफ देयर प्रोफेशन, क्योंकि उनका जो प्रोफेशन था, चमड़े का काम करना, गंदगी साफ करना, है ना, इस कारण से उनको कहा जाता था। दे वर फाउंड टू बी स्वीपर, या तो उनको लोग अगर रखते भी थे तो अपने घर की नालियाँ साफ कराने के लिए, स्वीपर, क्लीनर,
नाइट सॉइल कलेक्टर। नाइट सॉइल कलेक्टर का मतलब समझते हो? नहीं, नाइट सॉइल का मतलब होता है लैट्रिन। पहले लोगों के घर में लैट्रिन नहीं बनती थी। होता क्या था, एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया जाता, नीचे रख दिया जाता था छींटा, राख डाल के एक छींटा या डब्बा रख दिया जाता था, उसी में लोग पोटी कर देते थे। वो महिला या पुरुष उस जाति का, जिसको आजकल हम लोग वाल्मीकि या डोम कहते हैं, उस जाति की महिला आता था, उसको अपने सर पे रख करके दूर, गांव से दूर फेंक कर आती थी। इसको नाइट सॉइल, ये एक बड़ी कुप्रथा थी। ये अभी तक मुझे याद, मेरे बचपन में भी मैंने कई लोगों के घर में देखा, तो ये अभी तक व्यवस्था है। नाइट सॉइल का मतलब होता है रात भर की जो गंदगी होती है उसको कलेक्ट कर कर फेंकना। सोच लो, इंसान ये काम करता था, जबकि हम अपनी अपनी सभ्यता की बात करते हैं। इसको भारत सरकार ने पूरी तरह से बैन कर दिया है। मैला ढोने की प्रथा को सरकार ने कहा ये तो बड़ा तरह से जानवरों वाली व्यवस्था है, इसको नहीं, इंसान कर रहा है, गलत बात है। लेदर टैनर्स, लेदर टैनर का मतलब देखो, जो चमड़ा मिलता था, जैसे जानवरों से चमड़ा मिल गया, चमड़े में बहुत सारी वो होती थी, क्या बोलते हैं, चर्बी। उस चर्बी को धुल कर हटाने का काम जो लोग करते थे वो यही चर्मकार और चमार और ये लोग होते थे। तो अभी ये काम तो बड़ा गंदा कर रहे हैं, लेकिन काम अगर नहीं करेंगे तो चमड़ा सबको कहाँ मिलेगा? बेल्ट बनाने के लिए, पर्स बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, यहाँ तक ढोलक बनाने के लिए, तो काम तो वो करते थे। लेकिन इस काम की वजह से उनको अनटचेबल कहा जाता था। ऐसा नहीं था कि वो उसको खा लेते थे। दे वर कंसीडर अनफिट फॉर ह्यूमन सोसाइटी। उनको भारत की सामाजिक व्यवस्था में अनफिट माना जाता था। को मिंगलिंग का मतलब मिलना जुलना उनका नहीं। जैसे कि मान लीजिए आपके घर कोई आया, आपने कहा अरे भैया कहाँ बैठाया, उनको चेयर दिया, कुर्सी दिया, लेकिन इन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोगों को चेयर कुर्सी क्या द्वारा खड़े नहीं होने दिया जाता था। इनको भगाओ भगाओ ऐसा कहा जाता था। अगर इनको कुछ भी खाने को दिया जाता था फेंक कर दिया, जस्ट लाइक डॉग्स, कुत्तों की तरह। अगर इनके द्वारा कुछ चीज़ टच हो जाती थी तो उसको भी छूते नहीं थे। ये व्यवस्था थी लोगों की। सर मैं चाचा सर एक फ्रेंड थे, अभी उस दिन गाँव में आए थे, तो वो भी जमा है सर, जॉब करने लगे सर ठेकेदारी। कैसे सर धार से है। मैं क्या बोल रहा हूँ, चमार अब जाति नहीं रह गई, चमार एक काम रह गया। अभी तो आपको पता है लेदर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियों में जॉब पाने के लिए बड़े बड़े इंजीनियर जाते हैं। वो इंजीनियर किसी जात की, हर जात के होते हैं, हर धर्म के होते हैं। अभी फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट है, रायबरेली में ही है, FDDI, फुटवेयर डिजाइनिंग का, तो उसमें हर जात के लोग भर्ती हो रहे हैं। मतलब अगर रियली में कोई पूछे कि तुम कहाँ इंजीनियर हो, जूता बनाने के इंजीनियर, तो जूता बनाने का काम तो चमार ही करता है। लेकिन अब जूता, एक जूता जो बना रहा है सभी लोग बना रहे हैं, ठीक है, और काली देश में नहीं विदेशों से बनकर आ रहे हैं, तो ये ठीक नहीं। ये मतलब मैं जो बता रहा हूँ ये व्यवस्था, जो हिस्ट्री की बुक में ये पुरानी व्यवस्थाएं हैं। अभी भी गांव समाज में बहुत सारा, भाई भारत एक छोटा देश में बहुत बड़ा देश है, तो उसमें बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे गाँवों में ऐसी व्यवस्थाएं अभी भी, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, अभी वहाँ पर भी ऐसी व्यवस्थाएं पाली जाती है। और कोई है जैसे पहले यहाँ की व्यवस्था होती थी कि अगर एक परिवार में कोई नाइट सॉइल कलेक्टर है, यानी मैला ढोने की व्यवस्था कर रही है, किसी घर के किसी मान लीजिए किसी क्षत्रिय के घर में या किसी ब्राह्मण के घर में वो मैला ढोने का काम कर रही है। अब उसकी उम्र पूरी हो गई, मर गई, तो उसके बाद तुरंत उसका लड़का या उसकी बेटी या बेटा वो ही काम करने लगती थी। उसका मन हो चाहे ना हो, उसकी इच्छा हो चाहे ना हो, सामाजिक दबाव से अरे नहीं तुम तो डोमी हो, तुमको मैला ही उठाना है, इस काम पे उसको जबरदस्ती लगाया जाता है। लेकिन ये व्यवस्थाएं अब खत्म हो गई थी। मैला धोने वाली व्यवस्था को भारत सरकार ने पूरी तरह से कहा ये तो अमानवीय है, इसको करना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे देखिए शेड्यूल ट्राइब्स। एक तो शेड्यूल कास्ट हो गए, एक होते हैं शेड्यूल ट्राइब्स। ट्राइब का मतलब जनजाति लोग, ऐसे लोग जो कि जैसे शेड्यूल कास्ट तो सामाजिक व्यवस्था में थोड़ा आसपास रहते भी थे, गांव में अंदर न रहकर गांव के बाहर रहते थे। लेकिन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग, जिनको ST बोला जाता है, ये हरदम जंगलों में ही रहते थे। इनका काम क्या था, जंगलों, जैसे जानवरों का शिकार करना, उनको मार के वैसे। उनकी बोली भाषा भी अलग होती थी, वो सामान्य लोगों से नहीं बोलते थे, ठीक है। यहाँ तक SCs नहीं बोलते। द शेड्यूल ट्राइब्स आर आल्सो रिफर्ड टू एज द आदिवासी। उनको क्या कहा जाता है, आदिवासी। मतलब ऐसे नहीं, आदि मतलब होता है प्राचीन, पुराने निवासी। द टर्म लिटरली मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंस, और रियली में मतलब आपको बता दूं, चाहे हम लोग कौन, भारत के मुख्य निवासी यानी भारत भूमि के लोग जो रियली में थे वो आदिवासी ही हैं। ये तो बड़े बड़े रिसर्च भी कहते हैं
कि जो हम ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय ये लोग दूसरे देशों से आकर भारतीय भूमि में रहने लगे थे, क्योंकि यहाँ के मुख्य निवासी जंगलों में रहना पसंद करते थे, इसलिए उनको आदिवासी यानी मूल निवासी आदिवासी ही कहलाते थे। These communities lived and continue to live in the close association with forest, यानी वो हरदम रहते थे और हरदम रहना चाहते थे कहाँ, जंगल में अपना रिलेशन, यानी वो कोई भी चीज़ बाजार से लेकर नहीं खरीदते थे, जंगल के चीज़ों को खाना पीना, वहाँ की लकड़ियों से अपना घर बनाना और जलाना, जानवरों के मांस को खाना, उनके दूध को खाना, मतलब कोई भी चीज़ मार्केट से नहीं लाते थे। उनका जीवन पूरा उस जंगल के बेसिस पे ही चलता था और इसीलिए वो जंगल को कभी नष्ट नहीं करते थे, केवल अपनी काम की चीज़ें लेते थे। देखिए दे मोस्टली लिव इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। दे लिव्ड इन द आइसोलेशन एंड फॉलोड अ डिफरेंट कल्चर। आइसोलेशन का मतलब होता है बिल्कुल अकेले रहते थे। यहाँ अकेले का मतलब ये हुआ कि बाकी समाज से कटे रहते थे, अपने परिवार अपने लोगों के साथ रहते थे लेकिन बाकी समाज से नहीं जुड़े रहते थे। और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं अपने देश के, जैसे कि मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया और असम हो गया, अरुणाचल हो गया, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जनजातियाँ पाई जाती हैं। अपने यहाँ जिसको अभी मैंने डोम कहा है, वाल्मीकि समाज के लोग, ये भी एसटी में ही आते हैं, एसटी में, ठीक है, जो मेला ढोने की प्रथा में इन्वॉल्व रहते थे, जबरदस्ती करवाया जाता था, ठीक। देयर आर अबाउट 500 डिफरेंट ट्राइब्स ग्रुप्स इन इंडिया। भारत में 500 तरह की एसटी जातियाँ हैं। तो दे हैव देयर ओन लैंग्वेज, इनकी खुद की अपनी भाषा होती थी, समझ में आया ना? जैसे द्रौपदी मुर्मू, हाँ मुर्मू, हाँ सही, अपने देश की। अब देखो भारत देश की संवैधानिक व्यवस्था का ही कमाल है कि भारत देश में एसटी समाज की एक महिला भारत के सबसे बड़े पद पे बैठी है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अगर द्रौपदी मुर्मू ने अपने शब्दों में खुद ही कहा कि मैं एक ऐसे समाज से आती हूँ जहाँ के लोगों को खाने पीने का, क्या पढ़ने का तो बिल्कुल दूर की बात, वो ठीक से खाना पीना नहीं जानते, ये भारतीय। इसके पहले जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, वो भी चमार जाति के थे। और जो इस समय तुम्हारे देश के क्या नाम है, प्रधानमंत्री, वो ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, ठीक है। कहने का मतलब भारत के समाज में जब संविधान लागू हो गया तो भारत को मानवता के साथ, योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय समाज से, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने संन्यास ले रखा तो उनका कोई जाति ही नहीं ना, उनका ठीक है धर्म है उनका, लेकिन जाति नहीं। जो सन्यासी हो जाता है उसकी कोई जाति नहीं होती, वो अपने जाति धर्म, वो जाति और कुल सब त्याग देता है, ठीक है। They have their own language. They practice religion which different from the other mainstream religions like Hindu, Christian and Islam. और इनका जो एसटी लोग होते थे, इनका जो धर्म होता था वो धर्म बिल्कुल अलग होता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से बिल्कुल अलग होता था। वो किसी ऐसे धर्म को मानते थे जो प्राकृतिक से प्रेम करते हैं। वो जानते पेड़ों की पूजा करते हैं, पशुपतिनाथ नाम सुना होगा, पत्थरों की पूजा करेंगे, लेकिन ऐसे हिंदू नहीं। बट दे आर हैप्पी विद देयर ओन कस्टम, कस्टम मतलब अपने रीति रिवाज, कल्चर और बिलीफ, अपने विश्वास के साथ बिल्कुल खुश रहते थे। द ब्रिटिश अडॉप्टेड अ रथलेस पॉलिसी टुवर्ड्स द आदिवासीज व्हेन दे फर्स्ट केम इन द कॉन्टेक्ट विद देम। जो अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने आदिवासियों को जंगल में देखा तो उनके प्रति उन्होंने क्रूरता दिखाई, उनके कस्टम्स को उन्होंने कहा ये तो अनकल्चर्ड है, उनको वहाँ जंगल से भगाया। जंगल के पेड़, क्योंकि जंगल के पेड़ पौधों को जब काट रहे थे अंग्रेज लोग, तो यही आदिवासी लोग ही उनको रुकावट डाल रहे थे कि ऐसे कैसे, ये तो मेरे पेड़ है, मेरा जंगल है, तो उन्होंने उनको भगाया। जैसे आपने नाम सुना होगा धरती अब्बा, कौन, अरे उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, अभी इसी बुक में था। आदिवासीज वर फोर्सफुली अपरूटेड एंड इविक्टेड फ्रॉम देयर लैंड बाय द ब्रिटिश, यानी आदिवासियों को उनके ज़मीन से उखाड़ फेंका, यानी वहाँ से भगा दिया अंग्रेजों ने। दे लॉस्ट देयर राइट टू द फॉरेस्ट, जंगलों के सारे उन्होंने अधिकार खो दिए। नो वन कुड इंटर दीज रिजर्व फॉरेस्ट विदाउट परमिट एंड एंट्री फ्री, मतलब अब आदिवासियों का जो मुख्य व्यवसाय था जंगल की लकड़ियों काटना, जंगल में रहना, वहाँ से जीवन, और अंग्रेजों ने उनको भगा दिया वहाँ से। अब जाकर वो किसी तरह से अपना जीवन कैसे निर्वाह करें। जब वो समाज के ताने बाने में आते हैं तो क्या करें, लोगों को घर में मजदूरी करने लगे, भट्ठे में मजदूरी करने लगे, मैला उठाने लगे, करें तो क्या करें, क्योंकि उनको तो मुख्य जंगल ही था उनका आधार से भगा दिया गया। तो अंग्रेजों ने उनको अपनी फैक्ट्री में काम दे दिया, ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब बहुत तरह से इनका शोषण किया गया। पहले तो इनको घर से निकाला गया, फिर इनको भूखा रखा, जब भूखे रहे तो फिर उन्हीं जिन्होंने इनको भगाया उन्हीं से हाथ जोड़कर भैया काम दे दो, उनके भट्ठों में, उनकी फैक्ट्रियों में काम करके जीवन यापन करने लगे।
क्योंकि ये जो आदिवासी होते थे ये शरीर से बहुत मजबूत होते थे, इनका स्टेमिना बड़ा हाई होता था। जो काम तुम हाथ पैर में जूते चप्पल पहन के उस कपड़े पहन करो या ऐसे खुले बदन में जाकर ठंडी में काम कर लेंगे, तुम हो सकता है लकड़ी 2 घंटे लकड़ी काटो तो थक जाओ, ये दिन भर लकड़ी काटते रहेंगे। ऐसे मजबूत कद काठे वाले लोग होते थे। तो अंग्रेजों ने इनको एक्सप्लॉइट किया, बड़े बड़े बेड ये और भी जंगली चीज़ों से अपना जो जंगल में लकड़ी उकड़ी से उससे टोकरी बना लेना, जैसे ये सब देखो ये सब चीज़ें बनाकर बेचते थे। तो इनका मुख्य व्यवसाय जो था उससे इनको बेदखल कर दिया गया। इन द इंडिपेंडेंट इंडिया ऑल्सो ट्राइबल हैव सफर्ड ड्यू टू द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। India's most important mining and industry centers are located in the tribal। जो भारत की मुख्य व्यवस्था थी जिसमें क्या निकाला जाता था, कोयला है, ठीक है, और अलग अलग मिनरल, वो सब कहाँ थे, जहाँ पर खूब आदिवासी रहते थे। तो अंग्रेजों ने चाल चली, पहले क्या किया, आदिवासी को जंगल से भगाया। अब आदिवासी भूखे मरने लगे, तो जब उन लोग आदिवासियों से अंग्रेजों ने कहा कि हमारी जो कोल माइंस है उसमें कोयला निकालो, हम तुमको पैसा देंगे, तुमको कोयला निकाल के फैक्ट्री में लगा दिया, यानी उनके मुख्य व्यवसाय से उनको निकालकर अपने काम के व्यवसाय में लगा दिया और करने लगे। अब देखो धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि जो ब्राह्मण या शुरुआत के जो ब्राह्मण थे अपने फायदे के लिए, क्योंकि शुरुआत में ये था कि किसी भी शूद्र को न रामायण न वेद न पुराण पढ़ने का अधिकार ही नहीं, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, स्कूलों में जाने दिया जाता था, कहा जाता कि तुम पढ़ ही नहीं सकते। तो जैसे राजस्थान, हाँ, महिलाओं को भी नहीं पढ़ने दिया जाता था। तो जो वेद पुराण पढ़ते थे अपने हिसाब से उसको डिस्क्राइब करते थे कि इसमें ये लिखा है, ये करना है। लेकिन धीरे धीरे जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और समाज सुधारक आए और गांधी जी, भीमराव अम्बेडकर, इन लोगों ने कहा नहीं, जो पढ़ोगे तभी पढ़ोगे। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी भीमराव अम्बेडकर ने कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी है जिसका दूध जितना जो ज़्यादा पिएगा उतना ही ताकत है। और शिक्षा के बल पर ही उन्होंने कहा, ये भी कहा था कि SC ST या OBC पिछड़े क्यों हैं, दबे क्यों हैं, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, उनका अपने आप में कंट्रोल नहीं, थोड़ा पैसा पा जाते हैं, शराब पी जाते हैं, फिर एक दूसरे गाली रोज करते हैं, अपने घर में मारपीट करते हैं, फिर बाहर मारपीट करते हैं, उनकी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो इससे उन्होंने कहा कि पढ़े लिखो बनो, पढ़ने लिखने के बाद आपको बुद्धि आएगी कि क्या गलत है क्या सही है, कौन आपको बेवकूफ़ बना रहा है, कौन तुम्हें सही बता रहा है। जब तुम समझ जाओगे तो तुम्हें कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। क्योंकि आप आज भी देखो समाज में बड़े बड़े तरह के बाबा हैं, बड़े बड़े तो बेवकूफ़ बना देते हैं, ठग लेते हैं, वो धर्म के नाम पे ठग लेते, जात के नाम पे ठग लेते, पंथ के नाम पे ठग। लेकिन जब आप पढ़े लिखे होगे तो भटकोगे नहीं। दूसरी बात कही थी कि पढ़ने लिखने के साथ ही संगठित रहो। संगठित का मतलब मिल के रहो, कि अगर कोई एक को बरगला रहा है, बर्बाद कर रहा है, तो तुम उसका साथ दो, बुरे का साथ ना दो लेकिन अच्छे का साथ दो। उसके और कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसके शोषण कर रहा है, तो उसको शोषण से बचाओ। ये जो बात थी राजा राम मोहन राय ने बहुत पहले कही थी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने पहले कही थी, कई अंग्रेजों ने भी, जैसे विलियम बेंटिंग हो गए, सब। तो इन लोगों का काम था समाज में एक तरह की नई चेतना लाना, और उन्होंने लाया। और जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत को असली आज़ादी नहीं मिली थी। भारत जब आज़ाद हुआ तो एक तरह से अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। भारत की जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उनसे आज़ादी के लिए भारत में संविधान लागू होना बहुत जरूरी था। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है तो भारत में अब हर जाति धर्म को बराबर अधिकार हो गए, संवैधानिक अधिकार हो गए, सबको जीने का अधिकार, सबको नौकरी पाने का, सबको धर्म रखने का। भारत में ये भी, भारत एक धार्मिक देश नहीं, सेकुलर है। मतलब अगर कोई यहाँ धार्मिक है तो भी सम्मान से रह सकता है, धर्म को नहीं मानता तब भी सम्मान से रह सकता है। ऐसा नहीं कि तुम भगवान की पूजा नहीं करते तो तुमको मारा जाएगा, तुम पूजा करते हैं नहीं करते ये तुम्हारा खुद का है। देखा होगा यहाँ पर कोई मस्जिद है, सभी धर्म है। इसमें कुछ ब्रिटिशर का भी है नहीं, ब्रिटिशर भारत में आकर के भारत को नष्ट करने आए थे, भारत को एक्सप्लॉइट करने आए थे, लेकिन भाई वो कुछ अच्छा भी कर गए। और अच्छा करने से भाई देखो, जैसे होता है कि मैं यहाँ आया, मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ तुम्हारे घर में कब्जा कर लूँ, ऐसे मान के चलो, अंग्रेज यही करने आए थे। लेकिन देखा अरे घर तो कब्जा कर लिया, लेकिन मैं घर में बैठने की जगह ना कहीं सही, तो घर को तोड़वा के बनवा रहे हैं, ये बनवा रहे हैं, वो बनवा रहे हैं, तो सब कुछ बनवा तो डालो। और फिर घर के लोगों से बात कर रहे हैं तो अब समझ ही नहीं पा रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो कहा नहीं अभी अंग्रेजी पढ़ाओ। अंग्रेजों ने तो भारत में अंग्रेजी व्यवस्था लागू की, और उस व्यवस्था के बाद जब भारतीय लोग अंग्रेजी पढ़ना सीख गए तो भारतीय लोग क्या करें, जो विदेशों में क्रांतियां हो रही थी, फ्रांस में क्रांति हो रही, अमेरिका में क्रांति हो रही, वहाँ के साहित्य को पढ़ा, अंग्रेजी में पढ़ा, तो उनको एहसास हुआ अरे
ये क्या अंग्रेज तो मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, पढ़ा तो केवल अपने फायदे के लिए रहे हैं, हमें सिखा तो अपने फायदे के लिए रहे हैं। तो इसी तरह अंग्रेज भारतीय लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। यहाँ तक कि लड़ने के लिए क्या मतलब, वो अपने अधिकारों को जान गए कि ये तो हमारा देश है, ये तो हमें लूट रहे हैं, इनको हमें यहाँ से भगाना है। और इसी कारण से देखो भारत को जब आज़ाद कराया गया तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ना अलग अलग जाति धर्म के लोग, यहाँ तक कि कहा जाता था किन्नर लोग, किन्नर जिनको मिजड़े कहते हैं, वो भी भारत की आज़ादी में कूद पड़ते हैं। यहाँ तक कि सन्यासी लोग जिनको नागा साधु बोला जाता है, वो भी भारत की आज़ादी में कूद पड़ते हैं। इस तरह से भारत आज़ाद होता है। तो जब भारत की आज़ादी में सभी का हाथ है, हर जाति हर धर्म का, तो भारत के जितने भी, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे जॉब्स हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, सब में बराबर अधिकार है। क्योंकि ये लोग पिछड़े हुए थे, कौन लोग, SC ST OBC, इनको पहले दबा के रखा गया था, इनको नौकरी नहीं दिया जाता था, कुछ नहीं। तो भारतीय संविधान में व्यवस्था दी गई थी कि इनको कोटा दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए। इनकी सबकी वजह पाकिस्तान में रिजर्वेशन का मतलब समझते क्या होता है? रिजर्वेशन का मतलब जैसे कि तुम AC वाले कमरे में रह रहे हो, AC वाले कमरे में रह रहे हो और खाना अच्छा खा रहे हो, तो भैया तुम अच्छा पढ़ रहे हो। लेकिन एक ऐसा बच्चा जो कि छप्पर भी नहीं, ऊपर खाली पॉलीथीन छा के रह रहा है और खाना भी ठीक से नहीं, वो पढ़ के पास हो रहा है, तो वो जो पास हो रहा है, तो कहा गया कि जो अच्छे घर में रहेगा जो 80 नंबर में पास होगा, जो ऐसे खराब व्यवस्था से आ रहा है उसको 60 नंबर में पास किया जाएगा। इसलिए क्योंकि उस समाज के लोगों को बराबर लेवल पे लाना था, इसीलिए मतलब कोटा या कह सकते हो रिजर्वेशन इसी कारण से दिया गया था। और रिजर्वेशन देने का मतलब ये भी था, जैसे कि मान लीजिए एक समाज का कोई बच्चा पढ़ जाता है, जैसे चमार जात का एक बच्चा, उस गांव में सब चमार हैं, कोई बच्चा नौकरी नहीं कर रहा, कोई पढ़, एक चमार किसी तरह पढ़ के आगे बढ़ जाता है, तो रिजर्वेशन देने का मतलब ये तो कि वहाँ जब वो पढ़ लिख लेगा तो वहाँ उस गांव के लोग कहेंगे अरे पढ़ने से भी तो नौकरी मिल जाती है, पढ़ने से भी सम्मान मिलता है। तो उस चमार जात के जितने भी लोग हैं सब पढ़ना चाहेंगे, उस पासवान जात के सब लोग पढ़ना चाहते हैं। उस SC मतलब भारत सरकार, भारतीय संविधान बनाने वालों का एक मतलब ये भी था कि कोटा देने का, रिजर्वेशन देने का, कि अगर कोई रिजर्वेशन पा जाएगा तो एक पाएगा तो 1000 लोगों को, एक पूरे गांव को प्रभावित करेगा कि हाँ पढ़ाई करने से नौकरी मिल सकती है और समाज ऊपर उठेगा। इसी कारण से रिजर्वेशन दिया गया था। ठीक है, वही जैसे मैं आपसे कहता हूँ, आपकी क्लास में क्या हुआ कि एक बच्चा है पेपर दे रहा है, पेपर के दौरान उसका पैर टूट जाता है, फिर भी वो पेपर देने आ रहा है, तो उसको क्या है व्यवस्था दी जाती है कि तुम चलो बेटा 3 घंटे का पेपर तुम 4 घंटे में कर लो। ये व्यवस्था दी जा सकती है क्योंकि उसका पैर टूटा वो धीरे धीरे करेगा। या जो बच्चा अंधा होता है लेकिन वो भी पेपर देने आया है, तो अंधे वाले व्यक्ति के साथ एक बच्चा सपोर्ट में दिया जाता है कि वो पेपर पढ़ के सुनाएगा कि ये क्वेश्चन है, फिर जो अंधा वाला वो बोलेगा कि भाई मैं बोल रहा हूँ यही लिख दो, तो ये व्यवस्था दी जाती है। तो ये एक तरह का रिजर्वेशन ये भी तो है, रिजर्वेशन ये भी तो है। तो ये व्यवस्था भारत सरकार में सबको बराबरी का अधिकार लाने के लिए है। अब आते हैं एक और कास्ट है जिसको अदर बैकवर्ड कास्ट बोलते हैं। अदर बैकवर्ड कास्ट का मतलब हुआ जो आपने नाम सुना होगा, जो तेली हो गए, सविता हो गए, कुशवाहा हो गए, गुप्ता, सविता मतलब नाई, इस जाति में, लुहार हो गए, कुम्हार हो गए, इसी जाति में OBC में, उनको अदर बैकवर्ड कास्ट कहा जाता है। ठीक है, द अदर बैकवर्ड कास्टेस आर वीकर सेक्शंस, मतलब ये वीकेस्ट होते थे, SC ST वीकेस्ट पोर्शन होते थे। यानी कि कह सकते हो हिंदू व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, और सबसे नीचे कौन थे? शूद्र, जिनको हम लोग SC ST बोलेंगे, और जो बीच वाली व्यवस्था में जो थे OBC थे, अदर बैकवर्ड कास्ट। वो मतलब बीच में थे, ना बहुत पावरफुल थे ना ही एकदम दबे कुचले थे, मतलब वीक थे। Other than the scheduled caste and scheduled tribe, the backward classes have not been defined by the, देखो backward class को भी constitution define नहीं करता है। The Mandal Commission has estimated that they constitute about 52% of the total population of India। लेकिन एक बात मंडल कमीशन ने बता रखी और ये सत्य है, भारत की पूरी जनसंख्या में सबसे ज़्यादा OBC हैं, 52%, यानी 50% से ज़्यादा OBC बिलोंग करते हैं। OBC में बहुत सारी जातियाँ आती हैं, जैसे कि नाम सुना है अभी, कुम्हार हो गया, लोहार हो गया, और ये गुप्ता भी कई सारी करने जो वो आते, जो बुर्जुआ जिसे बोलते हैं, वो सब इसी जाति, मतलब एक तरह का बंच ऑफ कास्टेस है वहाँ पर। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज टू द टर्म बैकवर्ड क्लास एज ए कलेक्टिव टर्म, देखिए लिखा ना कलेक्टिव टर्म, मतलब ग्रुप के लिए, कास्ट विच आर इकोनॉमिकली एंड सोशली डिसएडवांटेज, मतलब इकोनॉमिकली और सोशली उनको भी डिसएडवांटेज मिल रहा है। मतलब कह सकता हूँ कि
इस तरह का डिसएडवांटेज का मतलब मान के चलिए आपके घर में 100 लोग हैं, यस सर, 100 लोगों की फैमिली है, लेकिन खाना 50 लोगों का ही मिल रहा है, ये डिसएडवांटेज। मिलने का तो दूर से लगेगा कि हाँ बहुत खाना मिल रहा है, 50 इतना सारा खाना मिल रहा है, लेकिन फिर जब खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है तो 50 भूखे ही रह जाते हैं। तो ये व्यवस्था अभी भी ओबीसी में लागू है, फॉर द फेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द अकाउंट ऑफ बर्थ। और इनके साथ भी यही डिस्क्रिमिनेशन होता था कि चलो नाई के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, अब बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, धीरे धीरे उसको नाई वाला काम, बाल काटने का काम सिखा दिया गया, पैर दबाने का काम सिखा दिया गया, मालिश का काम सिखा दिया गया, ये जीवन भर यही कर रहा है। ये व्यवस्थाएं पहले होती थी, लेकिन अब नहीं। अब नाई का बच्चा नाई बने या हलवाई बने जैसे या सेफ बन जाए, कुछ भी बन जाए, है ना, ये व्यवस्था है। चलिए अब आते हैं हु आर द माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज क्या होते हैं? माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, जो कि संख्या में कम है। जैसे माइनॉरिटीज वेदर रिलीजियस और लिंगुअल। माइनॉरिटीज दो तरह के होते हैं, एक धार्मिक आधार पर माइनॉरिटीज, यानी धार्मिक रूप से जो संख्या में कम है, जैसे कि मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, ठीक है, बौद्ध हो गए, आर दोज हु हैव लेस नंबर ऑफ द पीपल ऑफ देयर ओन सेक्ट एंड रिलीजन। और देखो माइनॉरिटी का एक तो सेक्शन हो गया धर्म के आधार पर, एक दूसरा हो गया भाषा के आधार पर। जो जितनी ज़्यादा, जैसे भारत में हिंदी बोलने वाले सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद अदर भाषा है, हिंदी के बाद उर्दू नहीं, हिंदी के बाद भारत में सबसे ज़्यादा बांग्ला बोलने वाले लोग हैं, ऐसा मैंने शायद कहीं पढ़ा है। इंडिया हैज़ मैनी मोर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ लाइक दलित्स। अच्छा एक चीज़ बता, तो SC ST को दलित कहा जाता है, और इसको गांधी जी ने हरिजन कहा था, ठीक है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स वर अवेयर ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन एंड डिप्रीवेशन। भारतीय संविधान को बनाने वाले लोगों को पता था कि डिस्क्रिमिनेशन होगा, जो छोटी जातियां हैं, कम संख्या में जो लोग हैं उनके साथ शोषण होगा, ठीक है। ऑफ द ग्रुप दे वर मार्जिनलाइज्ड विद द लो सोशल स्टेटस, क्योंकि अगर संख्या में कम होंगे तो उनका शोषण होगा। एंड विद नो एक्सेस टू द रिसोर्सेज, और उनको किसी रिसोर्स को यूज करें। जैसे मान लीजिए गांव में 1-2 चमार लोग हों और सभी लोग बड़े ऊंची जात के हों, तो चमारों को तो रहना बड़ा मुश्किल हो सकता था। या फिर ऐसे मान के चलो आपके गांव में सारे लोग हिंदू रह रहे हैं, मुस्लिम आ गया रहने, कहीं गांव के बीच में जगह ले ली और मुस्लिम रहने लगा, तो सब लोगों को खलल हो जाती है, अरे भाई मुस्लिम रहेंगे, मांस खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा दिमाग में आने लगता है ना, आने लगता है नहीं। तो यही चीज़ भारतीय संविधान में भी था। तो भारतीय संविधान में भी ऐसा कहा गया है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको अपने धर्म, अपनी संस्था खोलने का पूर्ण अधिकार है, उनको अधिकार दिया गया, उनको कुछ छूट भी दी गई। हमारे गाँव सब कोई आता भगा दिया भाई मैं सही कह रहा हूँ, भगा दिया जाता है, लेकिन ये गाँवों की व्यवस्था है। शहरों में तो आपने चाहिए, जैसे तुमने फ्लैट लिया, अब फ्लैट तुमने ले लिया, तुम्हारे ऊपर वाला फ्लैट लेने वाला हो सकता है मुस्लिम हो सर, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो सामान आप पैसे देकर ले रहे हैं वो भी तो पैसे देकर ले रहा, फ्री में तो नहीं ले रहा है ना। जैसे मान के चलिए आपने एक बड़ा होटल खोल रखा हो, होटल में आया, अब मुस्लिम अपने परिवार के साथ आया, तो क्या उसको आप खाना नहीं परोसोगे? भाई उसको सहृदय आप खाना परोसोगे, क्योंकि आप तो माल बेच रहे हो ना, आपने सामान बेच रहे हो, कोई भी खरीदे, ये बात है। तो यही चीज़ देखिए, देयरफॉर स्पेशल प्रोविजन वर मेड फॉर दियर अनलिफ्टमेंट। इसलिए भारतीय संविधान में इनके उत्साहवर्धन के लिए, इनको और उठाने के लिए कुछ अलग से प्रोविजन किए गए, यानी इनको छूट दी गई। फ्रॉम टाइम टू टाइम द गवर्नमेंट हैज पास लॉज टू प्रोटेक्ट देम एंड इंट्रोड्यूस। भारत में मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में सबसे ज़्यादा मुस्लिम है। मुस्लिमों को वोट पाने के लिए अलग अलग सरकारें, अलग अलग व्यवस्थाएं मुस्लिमों की चलाती रहती, कभी उनको पैसा फ्री दे रही, कभी कॉलोनी फ्री दे रही, कभी मदरसा खोल रही, ऐसी व्यवस्थाएं लागू करती है, जिससे कि उनको ये न लगे कि हमारे साथ शोषण हो रहा है। जैसे कांग्रेस करती है, सब पार्टियाँ करती है, खाली हम कांग्रेस को क्यों करें, चाहती तो सब पार्टियाँ वोट मिल जाए हमें मुस्लिमों का, लेकिन इसमें भाजपा को वोट कम मिलता है, क्योंकि भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी की जो छवि बन चुकी है वो बन चुकी हिंदूवादी पार्टी। और जैसे कोई मुस्लिम जाकर के भाजपा को वोट भी देकर आए, वो चाहे चौराहे पर चिल्ला कर कहे कि हमने भाजपा को वोट दिया, लेकिन जल्दी कोई विश्वास तो नहीं करेगा ना, क्योंकि भाजपा को मुस्लिम विरोधी पार्टी के तौर पर देखा जाता है। मुझे नहीं याद है भाजपा को कोई नेता मुस्लिम, अभी तुम्हें याद है कोई ऐसा नेता जो भाजपा को मुस्लिम हो? नहीं याद ना। तो इसलिए, और अगर मैं बात करूँ कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की, तो इसको
इन दोनों पार्टियों को मुस्लिमों को बहुत सपोर्ट जैसे जो मिलता है। साइकिल पर अखिलेश, हाँ अखिलेश, वही मतलब अखिलेश वाली पार्टी का नाम ही समाजवादी पार्टी है, ठीक है। तो भारत में वोट बैंक चलता रहता है, ये तो अलग विषय है। तो ये तुम्हारा इतना हो गया। अब इसके आगे थोड़ा सा पढ़ो, अभी बताता हूँ, ठीक है। और आपको पता है भारत में SC ST का अलग से आयोग बना है, देखो ये देखो बना है ना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट SCs हो गया, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब SC ST होगा, और एक इधर OBC का भी बना होगा कहीं, OBC का इसमें मेंशन ही नहीं किया, बना है। लेकिन एक चीज़ तुम्हें याद रखने वाली, भारत में सभी जातियों में OBC जाति सबसे ज़्यादा है, ठीक है। दैट्स ऑल।